जिन्हें पता है कि लौट के आना होगा, वो कहते हैं कि लौट के आना है, टिकाना है, चलाना है तो तपाना पड़ेगा, इसलिए वो मक्खन को तपाते हैं। और क्योंकि लौट के आना है, आगे चलाना है, इसलिए वो व्यक्ति को भी तपाते हैं। तपाने के लिए एक संस्कृत में शब्द संस्कार भी है कि इसे संस्कारित किया गया। क्या व्यक्ति के जीवन में भी जो संस्कार होते हैं अलग अलग पड़ाव पर, घर परिवार कि नहीं, ये एक व्यक्ति नहीं है, ये समाज रचना का एक घटक है। एक का अच्छा सबका अच्छा कर सकता है और एक ने दूसरे का बुरा किया तो ये पूरा चक्र खराब हो सकता है। इसलिए इसे संस्कारित करो, इसे तपाओ, तपाओगे तभी ये टिकेगा, तभी बाकी चीजें टिकेगी। और टिकाने के लिए आजकल बहुत थ्योरी चलती है, सस्टेनेबिलिटी की थ्योरी, मगर मुझे लगता है उसके आधार में, उसके केंद्र में अगर कोई बात है तो है कि संस्कार नहीं होगा तो टिकेगा नहीं। भारतीय परंपरा में अगर हम कहें, मैं चंद्रचूड़ जी की बात जो आपने कही उससे सहमत हूं कि हम अपने अतीत के दास नहीं हो सकते, परंतु अतीत की प्रेरणाएं हमारे भविष्य की ऊर्जा हो सकती है। खबरों का ये मंच है, समाचार की हम बात कर रहे हैं। आपने जो बात कही थी मैं उसे पूरा करते हुए इस यात्रा को आगे ले रहा हूं। मंगल पांडे जी का शस्त्र यहाँ पर रखा है, मगर मंगल पांडे जी के हथियार से बड़ी बात है कि आज 10 मई, आज ही का दिन था 1857 का, जो तीसरी घुड़सवार रेजिमेंट, तीसरा घुड़सवार दस्ता था, उसको प्रणाम करते हुए अगर हम इस पत्रकारिता की यात्रा को देखेंगे तो कई अदृश्य पन्ने हमारे सामने खुलेंगे। और वो केवल 200 वर्ष की कहानी नहीं, वो ये प्रश्न भी पूछेंगे कि उससे पहले की कहानियां, इस पत्रकारिता को जो कहनी थी, समाज को संस्कारित करना था, उसको टिकाने के लिए विचारवान बनाना था, क्या वो कहानियां कहीं गई? 16वीं शताब्दी की रानी अबक्का की कहानी है। रानी अबक्का चौथा, कर्नाटक में पुर्तगालियों का आक्रमण होता है। स्थान छोटा सा है, वो कर देने से मना करती है, मगर उस पुर्तगाली शासन से केवल 200 योद्धाओं के साथ वो रानी रण देती है, विजय प्राप्त करती है, उनके सेनापति को पराभूत करती है। ये कहानी मीडिया में आई क्या, तिथि विशेष पर हमने बताई क्या? इसी तरह से एक समय पर भी मैं कहता हूं कि अतीत का दास मत बनो, मगर उससे प्रेरणा देने वाले प्रसंगों को पत्रकारिता में जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान दे रहे हैं क्या? अभी आप और हम साथ साथ थे हिसार में, उस परिसर में जाते हैं। हिसार में यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, अमृता देवी का एक वहाँ हम कहेंगे कि मूर्ति लगी है उनकी। 18वीं शताब्दी 1730 की शायद वो घटना है। राजा को लकड़ी की आवश्यकता है और खेजड़ी का पेड़ वो काटने के लिए जाते हैं, तो एक आवाज आती है कि सिर दे देंगे मगर पेड़ को नहीं देंगे। सिर साटे रूख रहे तो भी सस्ता जान, यानी कि शीश देने के बाद भी अगर वृक्ष बचता है तो ये सौदा सस्ता है। और ये बात कहते हुए राजा की टुकड़ी के सामने 363 स्त्री पुरुषों का बलिदान होता है, कुल्हाड़ी चलती है। मगर हम अमृता देवी की कहानी नहीं करते, हम ग्रेटा थनबर्ग की बात करते हैं। क्या हमारे पास अपने प्रतीक नहीं है, या प्रतीक हैं परंतु हमारी दृष्टि नहीं? आप जो बता रहे थे अंतरिक्ष की बात,
हमारे पास भविष्य की जो उड़ान है, शुभम शुक्ला की कहानी क्या हमारे पास नहीं। अभी मैं 18वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, 16वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, मैं 21वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ। हमारी पत्रकारिता में हमारे बिंब, हमारे प्रतीक, हमारे उदाहरण, हमारे आंकड़े और सबसे बड़ी हमारी दृष्टि कहाँ है? क्योंकि दृष्टि कहाँ से आती है? आपने द की कहानी बताई, उसके आगे जो आता है वो भी आपने थोड़ा सा बताया, वर्णमाला में द के बाद ध आता है, वही धर्म है। स्वाभिमान में भी अगर हम देखें, स्व का अभिमान होगा, क्योंकि अगर स्व नहीं है और केवल अभिमान है तो आपका पराभूत होना, आपका हारना, आपका गिर जाना आदि यात्रा में निश्चित है। अभिमान और स्वाभिमान का यही अंतर है। स्व क्या है? स्व यानी मेरा, मेरा यानी मेरे पुरखों का, मेरे परिवार का, मेरे परिश्रम का, मेरी परंपराओं का क्या अर्जित है, क्या पूंजी लेकर मैं इस यात्रा को पार करने के लिए निकला हूं। अगर मुझे पता है कि मेरी पोटली में क्या है तो फिर वो स्वाभिमान आता है, और अगर पता नहीं है मगर व्यक्ति तना हुआ है तो उसे स्वाभिमान नहीं कहते, उसे अकड़ कहते हैं। अकड़ चलती नहीं है, अकड़ की तो यात्राएं नहीं चलती। अभी मैं और प्रखर जी अभी 2 दिन पहले कुछ पुस्तकों की बात कर रहे थे, तो डेविड गिबर्ट की एक पुस्तक है, उसमें उसका नाम है फ्रेगमेंट्स ऑफ एनार्किस्ट एंथ्रोपोलॉजी, और वो पुस्तक अराजकता का विवेचन करती है। वो पुस्तक बताती है कि नहीं, राज्य वाज्य कुछ नहीं होता है, शक्ति इसके अलावा रहती है, व्यक्ति है और संस्थाएं हैं, तो इसलिए क्योंकि शक्ति और जगह भी रहती है इसलिए टकराव होगा, और टकराव होगा तो अराजकता आएगी। इस तरह की व्याख्या वो करती है। आप पश्चिम को पढ़िए मगर भारतीय दृष्टि रखेंगे तो लगेगा कि गिबर्ट जो कह रहे हैं हमारे यहाँ पे इसको अलग तरीके से बोला गया। अभी जो सेंगोल आया, आपने चाणक्य जब वो धारावाहिक आया था उसमें भी आपने बताया कि राजा होता है, सत्ता होती है, जब राज्याभिषेक होता है तो राजा कहता है कि मैं सबसे ऊपर हूं। फिर उसे बताते हैं कि नहीं, तुमसे ऊपर, राजदंड से ऊपर ये धर्मदंड है, द से बड़ा है ध, धर्म। और जब हम कहते हैं धर्म तो आप कोई भी ये मत सोचिए कि धर्म का मतलब किसी कर्म कांड से है, किसी उपासना से है, पूजा पद्धति से, ऐसा नहीं है। ये हमारे मन में ये बातें जो रूढ़ हुई, ये इसलिए हुआ क्योंकि आप लोगों ने प्रश्न पूछने छोड़ दिए, और आपने ही नहीं छोड़ दिए, आपसे पिछले वाली पीढ़ियों ने भी छोड़ दिए। मैं इसलिए कहता हूं कि अगर धर्म की यही व्याख्या होती तो आप किसी भी तीर्थ पे चले जाओ, वहां ठहरने की जो सबसे बड़ी व्यवस्था होती है वो धर्मशाला होती है। धर्मशाला किसी के नाम का शिलापट नहीं है, उसमें रहता क्या है? धर्म रहता है। क्या है धर्म? आप कहीं जाते हो कार्यक्रम में, पति पत्नी परिचय कराते हो, ये मेरी धर्म पत्नी है। पत्नी तो आपकी है, धर्म की पत्नी नहीं है। पत्नी के प्रति आपका कुछ धर्म नियत है। हर व्यक्ति का समाज में जो जो अलग अलग घटक हैं उनका कर्तव्य निश्चित करना, उस कर्तव्य को धारण करना, यही धर्म है। इसलिए अगर इसकी रिलीजियस डेफिनेशंस में जाएंगे तो सीमेटिक डेफिनेशंस में आपको इसका उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दृष्टि नहीं है। क्योंकि वहां तो वही है कि यू लिव्ड ओनली वंस, सिर्फ अपना करो और बाकी की चिंता मत करो। अगर ऐसी दृष्टि रखी होती तो आपकी दादी ने चींटियों के लिए आटा नहीं निकाला होता, चिड़ियों को चूगा नहीं चुगाया होता, मछलियों को आटे की गोलियां नहीं खिलाई होती, गाय के लिए पहली रोटी ना निकाली होती, कौवे को श्राद्ध में उसका हिस्सा ना दिया होता। हमारे समाज की जो छोटी छोटी परंपराएं हैं, हमें कुछ करते हुए, कुछ सिखाते हुए हमें अधिक के योग्य बना रहे हैं।
और अधिक अपने धारण करने के लिए भी और इस यात्रा को सुगम करने के लिए भी। पत्रकारिता की इस यात्रा में अगर हम इस व्यक्ति के संस्कार की बात करें तो ये जिम्मेदारी पत्रकार के ऊपर आती है, संपादक के ऊपर आती है, उस संस्थान के ऊपर आती है। आज के समय में रेवेन्यू मॉडल्स की बहुत चर्चा होती है, मगर रेवेन्यू मॉडल्स में भी अगर आप देखेंगे, आपकी क्लासरूम में बात आती होगी कि न्यूज में एंटरटेनमेंट का हिस्सा कितना बढ़ गया है। न्यूज कितनी है, एंटरटेनमेंट कितना है। और ये कहानी आज की नहीं है, विचारक इसके बारे में सोच रहे हैं कि समाज सोचेगा कैसे, समाज संस्कारित कैसे होगा, उसकी विचार की क्षमता क्या होगी, विमर्श के मुद्दे क्या होंगे। नील पोस्टमैन की एक किताब है, 50 साल पहले उसने लिखी, अम्यूजिंग टू द डेथ, पब्लिक डिस्कोर्स एंड राइज ऑफ अम्यूजमेंट, एंटरटेनमेंट। यानी उसने जिस समय टीवी आया, टीवी के खतरों को देखा, उसने लिखा कि यहाँ से सामाजिक विमर्श की तो बात ही नहीं हो रही, मनोरंजन में लोग उसी को अपने आप को साधन संपन्न मान रहे हैं कि हमने सब कुछ पा लिया। तो धर्म की, कर्तव्य की, नीति की, नैतिकता की, विचार की बात ही नहीं हो रही, मनोरंजन ही साधन। क्या है कि टीवी ले लिया, मनोरंजन है, उसके आगे हमारा काम खत्म। और आप याद कीजिए, मैं बहुत सरल कर देता हूं इस सवाल को, 50 साल पहले जो प्रश्न उठाया था वो आज के संदर्भ में कि तकनीक कैसे बढ़ी और आपकी समझ कैसे बढ़ी। टीवी आया था तब उसका नामकरण था बुद्धू बक्सा, इडियट बॉक्स, और आज टीवी स्मार्ट है और व्यक्ति यहां पर हमारे सोचने की बात आती है। कल एआई और तकनीक के सेशंस भी थे, आज विचार के दार्शनिक पक्ष की बात भी हुई है। मुझे लगता है कि न्यूज रूम में अगर हम उस विचार को बनाए रखेंगे और आलोचना को विरोध नहीं मानेंगे तो विचार परिष्कृत होगा। क्योंकि ये हमारे यहाँ ही है कि बहिष्कार और तिरस्कार की बजाय परिष्कार करने की परंपरा हमारे यहाँ पर है। मैं न्यूज रूम में उसी परंपरा को बनाए रखने का आह्वान करते हुए आप सबके विचार इस्तेमाल करते दोनों अद्भुत विद्वान वक्ताओं को सुनने के बाद ये मन करता है कि इतिहास में झांकें, लेकिन इस संदर्भ के साथ क्या ये ब्रिटिश एम्परर का आतंक रहा कि उन्होंने हमारे ही इतिहास को एक हेयता के तत्व के साथ हमारी तरफ मोड़ दिया। एक राष्ट्र जो इतने वर्षों की, 1000 वर्षों की दास्तां झेलता है, लेकिन वो इसे बचाकर यहां तक ले आता है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी और हितेश जी तक ले आता है। वो राष्ट्र का भविष्य, मैं अनंत आशा से भरा एक छोटा सा पत्रकार हूं जो लिखना सीख रहा है अभी भी, लेकिन आप दोनों को सुनकर मुझे लगता है कि ये बहुत सुगठित और संगठित प्रयासों की आवश्यकता है हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे समाज में, हमारे जीवन चरित्र में। ये सारे भाव आए जो आपने व्यक्त किए हैं, नहीं तो ये बहुत कठिन होगा, क्योंकि हम फिर मिनिमलिस्ट हो जाएंगे। दक्षिण कोरिया में क्या होता है, एक्सीडेंट के बाद जिसकी उम्र अधिक होती है उससे छोटी उम्र वाला माफी मांगता है। ऐसे दृष्टांत हमें दूसरी तरफ ले जाते हैं और ये भारत में सदियों से विद्यमान है। बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम करता हूँ आप दोनों को। और अब भारतीय पत्रकारिता के स्वर्णिम पृष्ठ, इस पर ये समापन सत्र होगा आज का, और इसके जो वक्ता होंगे वो हमारे बीच उपस्थित हैं। कुछ ही क्षणों में एक अल्प विराम के बाद प्रोफेसर, तालियों से स्वागत कीजिएगा, कृपा शंकर चौबे जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी मेरे सामने, प्रणाम स्वीकार करें। डॉक्टर जवाहर कर्नावत जी, प्रणाम है आपको। जयराम शुक्ला जी, प्रणाम करता हूं आपको भी। और
जिन पर ये केंद्रित है, जिनकी पुस्तक पर एकाग्र है, ये विजय दत्त श्रीधर जी को प्रणाम है, नमन कर रहा हूँ। और इसके सूत्रधार रहेंगे शिव कुमार विवेक जी। मैं स्वागत करता हूँ और अब जो भी औपचारिकता शेष हो जी। नमस्कार। इस सत्र के अतिथियों से निवेदन है कि मंच पर पधारें। आदरणीय विजय शेखर जी, मान्यवर डॉक्टर कृपाशंकर चौबे जी, डॉक्टर जवाहर कर्नावत जी और जयराम शुक्ल जी। आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण कर लें। बहुत संक्षिप्त सत्र है और ये समापन सत्र है, इसमें बड़ी बौद्धिक चर्चा होने वाली है। हम जिस पत्रकारिता की 200 साल की यात्रा के बारे में अभी तक चर्चा कर रहे हैं, उसके मील के पत्थरों पर जाएंगे। तो क्या बैठ जाए विद्यार्थी, बैठ जाए। मैं विद्यार्थियों को आमंत्रित कर रहा हूं अतिथियों के स्वागत के लिए। प्रणाम। उदंत मार्तंड के इस 3 दिवसीय आयोजन के अंतिम वैचारिक सत्र में हम पहुंच गए हैं। आपने 3 दिन बड़े धैर्यपूर्वक बहुत से विचार सुने। आज हम जिस कृति पर चर्चा करने जा रहे हैं, वह कृति पत्रकारिता की एक अनमोल धरोहर है। इस कृति के कृतिकार आदरणीय विजय दत्त श्रीधर जी हमारे विद्यार्थियों के राजधानी में बहुत प्रिय गुरु हमारे मध्य उपस्थित हैं और मैं उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा शिवी सिंह को। अमिता गुप्ता है और डॉक्टर कृपाशंकर चौबे जी का सम्मान करें, स्वागत करें। हमने हाल में 2 कृतियों का प्रकाशन किया है, उनसे आपका सम्मान किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। डॉक्टर कृपाशंकर चौबे जी पत्रकारिता के गुरु हैं, वर्धा में अध्यापन करते हैं, विभागाध्यक्ष हैं, पत्रकार रहे हैं। जनसत्ता जैसे समाचार पत्रों को आपने सेवाएं दी, बहुत सी पुस्तकों के लेखों के लेखक हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी जी इंदौर से पधारे हैं, उनके स्वागत के लिए मैं आरसीआर को आमंत्रित करूंगा। प्रकाश हिंदुस्तानी जी की यात्रा नई दुनिया जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्र से शुरू होकर मुंबई में राष्ट्रीय स्तर की पत्रकारिता से आप जुड़े और लौटकर आपने भोपाल इंदौर में हिंदी के पहले वेब पोर्टल वेब दुनिया का संपादन किया। और मैं
दिशा कपूर को बुलाऊंगा आदरणीय जवाहर कर्नावट जी के सम्मान के लिए। दिशा कपूर, अशर आलम आए। जवाहर कर्नावट जी को हमारे विद्यार्थी जानते हैं। विदेशों में हिंदी पत्र पत्रिकाओं का आपने बड़ा विशद अध्ययन किया है। 40 देशों की यात्रा करके वहां से हिंदी के पत्र पत्रिकाओं को संकलित किया है और उसकी प्रदर्शनी भी माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में स्थायी रूप से लगाई गई है। आदरणीय जयराम शुक्ल जी मेरे पत्रकार साथी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं मध्य प्रदेश के। राजनीतिक रिपोर्टिंग में आपका बड़ा सिद्धहस्त है और हमारे रीवा कैंपस में एडजंक्ट प्रोफेसर भी हैं। अब हम जो सत्र है हमारा अंतिम सत्र है, लेकिन इसके बाद आधा घंटे का समापन सत्र भी होगा और बहुत संक्षिप्त में हम लोग इस सत्र में एक बड़ी किताब की चर्चा करेंगे जो इस पत्रकारिता के इतिहास का अब तक का सबसे अनूठा और पहला संदर्भ ग्रंथ है। इसकी समीक्षा लिखते हुए राम बहादुर राय जी ने लिखा है कि यह पत्रकारिता का सर्वथा पहला संदर्भ ग्रंथ है। समग्र भारतीय पत्रकारिता के नाम से 3 खंडों में यह पुस्तक आई है और पुस्तक के कृतिकार, जैसा मैंने कहा, कि आदरणीय विजयदत्त श्रीधर जी हैं, जिन्होंने भोपाल में पत्रकारिता का एक अनूठा और राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय खड़ा किया है और उन्होंने ही एक अद्भुत काम किया है। और जैसा मेरी आपसे चर्चा हुई थी, इस पूरे काम में उन्होंने 3 दशक के परिश्रम से इसको सींचा है और 15-15 साल के 2 खंडों में उन्होंने इसका काम किया है और ये हमारे विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए अपनी लाइब्रेरी में हमेशा के लिए सहेजने की एक कृति है। ये राम बहादुर राय जी ने अपनी जो 50 पेजों की समीक्षा इसमें लिखी है, उन्होंने लिखा है कि ये स्मृतियों का महासंग्रह है। उन्होंने लिखा है कि ये पत्रकारिता का पहला संदर्भ ग्रंथ है, जैसा मैंने बताया, और वो लिखते हैं कि ऐसा पुराण है जिसमें कथा तो है पर काल्पनिकता नहीं, यथार्थ है। ऐसा पत्रकारिता के राही इसे अपने साथ रखें, जैसा मैं कह रहा हूं, तो उन्हें तथ्य, तत्व और उसकी खुराक हमेशा मिलती रहेगी। इसमें 245 साल यानी 1870 जब भारत में पहला अखबार निकला था, हिकीज गजट अंग्रेजी में निकला था, उससे लेके 1770 से लेकर 1948 तक की यात्रा का इसमें वर्णन है। ऐसे मील के पत्थर जो हमारी भारतीय पत्रकारिता में गाड़े गए हैं, उनका विशद विवरण इस किताब में। आप सोचिए कि इसमें कितना परिश्रम लगा होगा कि एक एक अखबार की कहानी उन्होंने बटोरी है और इस ग्रंथ में सहेजी है। तो मैं बिना समय गंवाए, ज्यादा समय ना लिए बिना इस सत्र को मैं अपने वक्ताओं को आमंत्रित करना आरंभ करता हूं। लेकिन उसके पहले मैं आदरणीय प्रकाश हिंदुस्तानी जी से निवेदन करूंगा कि वे इस कार्यक्रम की अध्यक्षीय आसन भी ग्रहण करें। सबसे पहले चूंकि मैंने जैसा पहले कहा कि डॉक्टर कृपाशंकर शुक्ल जी ने बड़ा विशद अध्ययन किया है, डॉक्टर कृपाशंकर चौबे जी ने, और उन्होंने श्रीधर जी के साथ बहुत काम किया है। सप्रे संग्रहालय को उन्होंने कई घंटे दिए हैं और इसलिए इस ग्रंथ पर बड़े प्रामाणिक ढंग से आप इस ग्रंथ की व्याख्या कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आदरणीय चौबे जी को आमंत्रित करूंगा, आप पधारें और इसकी पूरी कहानी हमारे विद्यार्थियों को बताएं। और मैं यही बैठिए। तुम्हारा क्या है? इस सत्र के अध्यक्ष और मित्रों, एक तो कल सुबह से लेकर के और अभी तक इतना एक सुचिंतित कार्यक्रम हुआ उदंत मार्तंड